जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 3 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले NBT भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। तो दोस्तों, नव भारत टाइम्स के द्वारा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा और ये पहला भूषण सम्मान है। तो ये किसे दिया जाएगा? प्रसून जोशी को। इसकी हाल ही में घोषणा की गई है। तो 4 जुलाई 2026 को ये पुरस्कार दिया जाएगा नव भारत टाइम्स के द्वारा। और प्रसून जोशी को यह सम्मान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने साहित्य, संस्कृति और रचनात्मकता एवं जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। प्रसून जोशी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक हैं और वर्तमान में वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे सेंसर बोर्ड बोला जाता है, उसके अध्यक्ष हैं। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे रंग दे बसंती, तारे जमीन पर और भाग मिल्खा भाग और नीरजा। नव भारत टाइम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यह भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। 1946 से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 चंद्रयान 3 को दिया गया है। ये अमेरिका का पुरस्कार है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा बराक को मिला है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 USA में दिया गया है डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का जो अवार्ड है ये सुषमा यादव को दिया गया था। यूनेस्को या गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया है, यानी सूडान का जो पत्रकार संघ है उसे ये पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर्स ऑफ साइंस 2026 डॉक्टर अतनु नाथ को दिया गया है। 13वां सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को दिया गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार 2026 एन अलीम यूसुफ को दिया गया है। और इसके अलावा व्हिटले पुरस्कार 2026 परवीन शेख को प्रदान किया गया है। तो ये हाल फिलहाल में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा मैकॉन लिमिटेड को। तो जो मैकॉन लिमिटेड है उसे हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। और इसकी मंजूरी किसने दी है? इस्पात मंत्रालय ने। अब इस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का जो दर्जा मिला है, इसका लाभ क्या होगा? तो अब कंपनी के बोर्ड को वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्राप्त हो गई है, यानी वो वित्तीय क्षेत्र में कुछ अपने मन से भी कुछ काम कर सकता है और थोड़ी सी फ्रीडम उसको प्राप्त हुई है। मैकॉन की अगर हम बात करें तो मैकॉन की स्थापना 1959 में हुई थी। रांची, झारखंड में इसका मुख्यालय है और ये इंजीनियरिंग, परामर्श और परियोजना प्रबंधन का काम करता है। हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियों की बात करें तो इसमें म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ग्रिड इंडिया और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इन सभी कंपनियों को भी हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल किस तिथि तक बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 14 जुलाई 2027 तक। यानी जो वर्तमान में हमारे विदेश सचिव हैं या फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, उनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी मंजूरी हाल ही में मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है, जिसे ACC बोला जाता है, उसके द्वारा दी गई है। विक्रम मिस्री 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं और उन्होंने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया था और वो इससे पहले 2019 से 2021 तक चाइना में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं।
और इनके बारे में एक बात खास है कि ये 3 प्रधानमंत्रियों की निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने आई के गुजराल के प्राइवेट सेक्रेटरी, मनमोहन सिंह जी के प्राइवेट सेक्रेटरी और नरेंद्र मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। कुछ इंपॉर्टेंट सचिव और सलाहकार डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधान सचिव नंबर 2 कौन है? प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास। निजी सचिव कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री की निधि तिवारी। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। वित्त सचिव हैं वर्तमान में अजय सेठ। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें DRDO के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। राजस्व सचिव की बात करें तो अरविंद श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान पहला रक्षा सह विकास समझौता कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो कल हमने आपको बताया था कि जो जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं साने ताकाइची, वो अभी भारत की यात्रा पर आई हैं। तो इसी यात्रा के दौरान भारत जापान पहला रक्षा सह विकास समझौता हुआ है 2 जुलाई 2026 को। नई दिल्ली में ये समझौता हुआ है और ये 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य है नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न का संयुक्त डेवलपमेंट करना। ठीक है, यानी कि इंडिया और जापान यूनिकॉर्न का संयुक्त डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि नौसेना में जो रेडियो एंटीना उपयोग किया जाता है जिसे यूनिकॉर्न मास्ट बोला जाता है, तो उसका डेवलपमेंट इंडिया और जापान मिलकर के करेंगे। ठीक है, तो यह घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम सानाए ताकाइची के द्वारा की गई है। यूनिकॉर्न मास्ट की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। यह युद्धपोतों पर लगाया जाने वाला उन्नत नौसैनिक रेडियो एंटीना सिस्टम है। देखिए यहाँ पर आप एक नौसैनिक जहाज़ देख सकते हैं, इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है एंटीना, इसे यूनिकॉर्न मास्ट बोला जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जहाज़ में। तो इसी का डेवलपमेंट कौन करेंगे? इंडिया और जापान मिलकर के। कई एंटीना को एक ही संरचना यानी सिंगल मास्ट में एकीकृत किया जाता है। इसमें बहुत सारे एंटीना एक साथ लगाए जाते हैं। इसका उपयोग संचार में किया जाता है। इसके अलावा राडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे युद्धपोतों की स्टील्थ क्षमता यानी राडार की नज़र से बचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जापान के बारे में अगर हम बात करें तो टोक्यो इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा जापानी है। जापानी एन यहाँ की करेंसी है। पीएम है साने ताकाइची। और जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं जिनसे जापान मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा रवि शंकर। तो दोस्तों रवि शंकर हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं और ये 1 जुलाई 2026 को बने हैं। तो अब वो कार्यकारी निदेशक के रूप में सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग की देखरेख करेंगे। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा 2024 से इसके गवर्नर हैं। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले गवर्नर हैं इसके सर ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। और आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वर्तमान में सुधा बालकृष्णन। इसके वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। इसमें स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और एससी मुर्मू और रोहित जैन, ये सभी इसके डिप्टी गवर्नर हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा विजया मेहता। तो विजया मेहता जी का हाल ही में निधन हुआ है और वो एक प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक रही हैं, अभिनेत्री रही हैं और निर्माता रही हैं। मराठी रंगमंच एवं भारतीय थिएटर की अग्रणी हस्ती रही हैं, यानी कि इन्होंने
थिएटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, यानी बहुत मशहूर हस्ती रही हैं ये थिएटर के क्षेत्र की। रंगमंच में बाई के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं, जैसे 1-0 बाजीराव, अजब न्याय, वर्तुलाचा, और इनकी प्रमुख फिल्में हैं राव साहेब और पेस्टन जी। ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं। हाल ही में हुए निधन एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो प्रसिद्ध फोटो पत्रकार रघु राय का निधन हुआ है। बीकाजी के चेयरमैन शिव रतन अग्रवाल जी का निधन हुआ है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव का निधन हुआ है। प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी डेसमंड मॉरिस का निधन हुआ है। बास्केटबॉल दिग्गज ऑस्कर स्मिथ का निधन हुआ है। और प्रसिद्ध गायिका और पद्म विभूषण 2008 आशा भोसले जी का भी निधन हुआ है। और कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हुआ है। सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर CD गोपीनाथ का निधन हुआ है। और शूटर जसपाल राणा का भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, हाल ही में संदीप जैन जो हैं वो भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको धीरज सेठ भी दिख रहे हैं। तो धीरज सेठ अब भारतीय सेना के प्रमुख बन गए हैं। उप प्रमुख कौन बने हैं? संदीप जैन बने हैं। तो इन्होंने 1 जुलाई 2026 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है। और ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत एक सेक्टर कमांडर के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जैसे उप वायुसेना अध्यक्ष बने हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। वायुसेना में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। दक्षिणी वायु कमान के नए प्रमुख बने हैं एयर मार्शल जसबीर सिंह मान। और दक्षिणी पश्चिमी कमान के प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। तो दोस्तों, ये कुछ हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सी लीप्स किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में ये चर्चा में रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सी लीप्स का जो फुल फॉर्म है वो है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पर्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसे शॉर्ट में सी लीप्स बोला जाता है। हिंदी में इसको समृद्धि और स्थिरता के लिए स्वयं सहायता उद्यमी आजीविका एवं उद्यम एप्लीकेशन बोला जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो गाँव में स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ठीक है, यानी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसकी जो विशेषता है वो है उद्यम निर्माण एवं प्रदर्शन की डिजिटल निगरानी करना। और इसको डेवलप किया गया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया किस हेलीपोर्ट के लिए स्वीकृत की गई है? तो यह उंडावल्ली हेलीपोर्ट के लिए स्वीकृत की गई है। और इसकी स्वीकृति कब मिली है? 1 जुलाई 2026 को। तो ये भारत की पहली पिंस यानी पॉइंट इन स्पेस हेलीकॉप्टर इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया है। और ये किस हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है? तो उंडावल्ली हेलीपोर्ट के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसको डेवलप किसने किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। और इसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। दोस्तों, पिंस के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। तो इसे पॉइंट इन स्पेस बोला जाता है। इसका पूरा नाम है पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर। और यह उपग्रह आधारित हेलीकॉप्टर नेविगेशन प्रणाली है। और जहां पर पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं होता है वहां हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंडिंग में ये सहायता करती है। यानी कि जहां पर दोस्तों खराब विजिबिलिटी होती है या खराब मौसम होता है वहां पर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंडिंग कराने में ये पूरी प्रक्रिया सहायता करती है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायता है वो सैटेलाइट के माध्यम से की जाती है। इसका उपयोग आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में, आपदा राहत, पर्यटन, इन सभी में इसका उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, I2C पनडुब्बी केबल परियोजना कब लॉन्च की गई है?
अगला क्वेश्चन है I2C पनडुब्बी केबल परियोजना कब लॉन्च की गई है? तो ये 2 जुलाई 2026 को लॉन्च की गई है और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 3600 किलोमीटर की और इसका जो मार्ग होगा वो सिंगापुर से मछलीपट्टनम के बीच में होगा और मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसका जो दूसरा लैंडिंग पॉइंट होगा ये दक्षिण चेन्नई तमिलनाडु में होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा इसको समझ लेते हैं। तो इसमें भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में हाई स्पीड की जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इन देशों के बीच में एक केबल परियोजना चलाई जाएगी जिसमें सिंगापुर से लेकर के और भारत तक एक केबल बिछाई जाएगी हाई स्पीड की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। दोस्तों, इस परियोजना में शामिल कंपनियों की बात करें तो इसमें जो लाइट स्ट्रॉम है ये मुख्य मालिक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, साइनटेल और टाटा कम्युनिकेशंस ये सभी कंपनियां मिलकर के एक केबल परियोजना डेवलप कर रही हैं। और पनडुब्बी केबल क्या है इसको समझ लेते हैं। तो समुद्र तल पर बिछाई जाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट, क्लाउड सेवाओं एवं डेटा संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप लुसेंट का कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इसको भी जाकर के प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, तो कॉम्बो पैक को आप ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप 12 महीने का मंथली टेस्ट और ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें जीके का टेस्ट है, करेंट अफेयर्स का टेस्ट है। और दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स इन सभी की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2026 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से की है? सहारनपुर। पीएम मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी को कौन सा उपहार दिया है? तो मुरादाबाद का जो पीतल का कलात्मक कछुआ है ये प्रदान किया है। सनाए तकाइची किस देश की पीएम है जो भारत की यात्रा पर आई हैं? जापान। और जीएसटी के 9 वर्ष पूरे कब हुए हैं? 1 जुलाई को। सोमनाथ घोष को किस देश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? मलेशिया। अग्निकुल कॉस्मोस ने किस देश की कंपनी आइस ई के साथ समझौता किया है? फिनलैंड। और हाल ही में बाज बटालियन का गठन किसने किया है? भारतीय सेना। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। और भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 125 दिन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बीवीजी रामजी अधिनियम है उसके तहत कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। और दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, एन कहाँ की मुद्रा है या किस देश की मुद्रा है एन? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के ऐप पर आप ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट पास वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।